तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा बेसिक्स ऑफ जीएसटी। बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर सर हम क्या पढ़ेंगे? सर जीएसटी सब्जेक्ट की रिवीजन करने से पहले हम आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। सर बेसिक्स में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे? सर बेसिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जीएसटी में एक हमने पढ़ा कि सर सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके जीएसटी को पे कर देता है गवर्नमेंट को। लेकिन सर हमें तो यही नहीं पता सप्लायर कौन होता है, रेसिपिएंट कौन होता है, जीएसटी कैसे कलेक्ट करता है, कैसे जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा कराता है। चलिए सर बेसिक क्लास है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे सर। सप्लायर कौन होता है? एस एस से डिनोट किया मैंने सप्लायर को। सर सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो पर्सन होता है जो भी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है। हिंदी में बात करें तो सप्लायर वो व्यक्ति है जो किसी भी वस्तु को या किसी भी सर्विस को सेल करता है। एग्जाम्पल दो सर। सर हम किसी शॉप पर गए और शॉप पर जाकर हमने शॉपकीपर को बोला कि सर हमें एक पेन परचेज करना है आपसे। तो सर सामने वाला जो सेल कर रहा है सामान अपना, वो कौन हुआ? सप्लायर, सेलर। सेलर को ही सप्लायर बोलते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िए जी। आगे आता सर रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन होता है जी? सर रेसिपिएंट वो व्यक्ति होता है, रेसिपिएंट वो व्यक्ति होता है जो सामान को खरीदता है। रेसिपिएंट इज एनी पर्सन who परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर। क्या मीनिंग सर? सर सप्लायर तो वो व्यक्ति हुआ जिसने अपना सामान या अपनी सर्विसेज सेल करी, और रेसिपिएंट वो पर्सन हुआ सर जिसने उन वस्तुओं को, उन गुड्स को या सर्विसेज को परचेज किया। सर क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते सेलर और बायर? आप ऐसे भी तो बोल सकते हो सर कि सप्लायर तो हुआ सर हमारा सेलर एंड रेसिपिएंट हुआ सर हमारा बायर। चलिए जी। सर सेलर और बायर ये टर्म्स भी हम यूज कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। लेकिन सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआई है, वो सप्लायर एंड रेसिपिएंट टर्मिनोलॉजी को यूज करता है, ना कि सेलर एंड बायर टर्मिनोलॉजी को। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करते हैं तो कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स हमें यूज में लाने पड़ते हैं। कैसे सर? ऐसे सर बताता हूँ जी। हम हिंदी में नॉर्मली बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मैंने वो सामान सामने वाले से खरीदा। हिंदी में बोलते सर खरीदा मैंने सामने वाले से ये सामान। चलिए सर इंग्लिश में सर क्या बोलेंगे? आई परचेज्ड। चलिए सर, सर थोड़ा सा और अगर आगे बढ़े तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं आई प्रोक्यूर्ड। तो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज करी सप्लायर की एंड रेसिपिएंट की, ये टर्मिनोलॉजी कोई ऐसे नहीं है स्पेसिफिकली कि हमें यही याद रखनी है। लेकिन मैं कहता हूँ सर ये सबसे पहले यही याद रखनी है, उसके बाद फिर सेलर और बायर तरीके से भी याद कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में मोस्टली 90% क्वेश्चन के अंदर आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, वो सेलर यूज करने को मिलेगी सर, सॉरी सप्लायर यूज करने को मिलेगी। एग्जाम में सर सप्लायर टर्म्स पे फोकस किया जाएगा, ना कि सेलर टर्म पे। चलिए सर आगे बढ़िए। मैंने कहा सर ओके आगे शुरू करते हैं। अब सर हमारा जो फोकस होगा वो सब सेलर पे नहीं होगा, सप्लायर वर्ड यूज करेंगे हम कि एक सप्लायर ने एक सामान सेल किया किसे?
किसी रेसिपिएंट को सप्लायर ने कोई सामान सेल किया किसी रेसिपिएंट को, मतलब सर ये तो सेलर हो गया और ये बायर हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। सर सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई सामान बेचा। अब हम कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं जी। अब हम जा रहे हैं सर कंसेप्ट की तरफ कि जीएसटी किस तरीके से लगता है। सर सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई सामान बेचा जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का कोई सामान था जो सप्लायर ने रेसिपिएंट को सेल किया। अच्छा आगे बढ़िए सर। प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। क्या मीनिंग हुआ सर इस बात का? सर सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई सामान सेल किया जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, साथ में जीएसटी अलग से लगेगा सर। क्या मीनिंग सर इस बात का, एक बार मुझे आराम से समझाओ सर। 10 लाख रुपए का तो सर सामान है, उस पर 18% का जीएसटी लगा, दैट इज 1,80,000 रुपए का जीएसटी है सामान पर। तो रेसिपिएंट जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो 10 लाख प्लस 1.80 लाख टोटल अमाउंट पे करेगा 11,80,000 रुपए। अगर सप्लायर कोई सामान बेचता है रेसिपिएंट को जिसकी कीमत 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी एट द रेट 18% है। अब सर रेसिपिएंट जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट करेगा 10 लाख प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 11,80,000 रुपए। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब सर सप्लायर को जो 10 लाख और 1,80,000 रुपए की जब पेमेंट रिसीव हुई, क्या ये सारी के सारे पैसा अपने पास रख लेगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सर कैसा होगा? सर सप्लायर क्या करेगा, अपने पास 10 लाख रुपए रख लेगा और 1,80,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा। 1,80,000 रुपए सप्लायर कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देगा सर जीएसटी के नाम से। ठीक है सर, आगे बढ़िए। मैंने कहा सर ये बताइए इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सर इस कंसेप्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? हमें थोड़ा कच्चा कच्चा समझ आ रही है सर आपकी बातें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो चीजों को। मैंने कहा जी ओके, करते हैं शुरू। क्या लिखा सर हमने? सर हमने लिखा नॉर्मली सप्लायर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, फ्रॉम रेसिपिएंट एंड देन पे इट टू द गवर्नमेंट। नॉर्मली क्या होता है सर, हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए सर, गर्मियां शुरू होने वाली है, हम जाएंगे किसी भी शॉप पर, हम परचेज करेंगे कोई भी एयर कंडीशनर। लेट सपोज एयर कंडीशनर हमने परचेज किया, हमने 2 एयर कंडीशनर परचेज किए, दोनों की टोटल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है, और उन 1 लाख रुपए पे 18% का जीएसटी हमें अलग से पे करना है। तो सर
इसमें हम किस तरीके से जीएसटी को पे करेंगे? सर हम है कस्टमर, दैट इज रेसिपिएंट। हमने एसी परचेज किए, 1 लाख रुपए जिनकी कीमत थी, और उन एसी पे 18% की रेट से जीएसटी पे किया, दैट इज 18,000 रुपए जीएसटी हमने सप्लायर को पे कर दिया। हमने क्या किया सर, 1 लाख रुपए तो एसी के पे किए, और साथ में 18,000 रुपए जीएसटी के पे किए, किसको? सप्लायर को। अब सर सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर इस पैसे को, जीएसटी का जो पैसा है, इसको अपने पास नहीं रखेगा, अपनी पॉकेट के अंदर नहीं रखेगा। सप्लायर इस पैसे को गवर्नमेंट को जमा करा देगा जीएसटी के नाम से। ठीक है सर, हमने ऐसा ही देखा है सर। क्या सर कभी आपने देखा है कि हम एज अ कस्टमर हम गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा जमा करा रहे हैं? नहीं सर, हमने ऐसा जनरली नहीं देखा। हमने क्या देखा सर, हम सप्लायर को पैसे जमा करा देते हैं। हम सप्लायर को जब भी कोई पेमेंट देते हैं तो साथ में जीएसटी का पैसा भी देते हैं, और सप्लायर क्या करता है, जीएसटी के पैसे को गवर्नमेंट के पास जमा करा देता है। ठीक है सर, तो सर हमें ये कंसेप्ट समझ आ रहा है सर, आपकी बातें हमें समझ आ रही है कि नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, फ्रॉम द रेसिपिएंट एंड देन पे इट टू द गवर्नमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है सर, सप्लायर पे जमा कराता है पैसे को, जीएसटी को सप्लायर जमा कराता है नॉर्मली। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, उस कंसेप्ट को कुछ टीचर्स तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का नाम देते हैं, और कुछ टीचर्स एनसीएम, दैट इज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं सर जहां पर सप्लायर जीएसटी का पैसा जमा नहीं कराता गवर्नमेंट को। यहाँ पर क्या होता है सर, वहां पर रेसिपिएंट जीएसटी का पैसा जमा कराता है। कैसे सर, आइए समझते हैं। चलिए सर, सर कुछ केसेस हम ऐसे पढ़ेंगे जहां पर सप्लायर कोई सामान सेल तो करता है किसी रेसिपिएंट को, लेकिन जब सप्लायर सेल करता है रेसिपिएंट को, तो गवर्नमेंट ने कुछ रेसिपिएंट्स के ऊपर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी इंपोज की है। कैसे इंपोज की है सर? गवर्नमेंट कहती है रेसिपिएंट को कि सर अगर आप ये सामान किसी सप्लायर से परचेज करते हैं, तो उस सामान पे, उन गुड्स या सर्विसेज पे, गुड्स या फिर सर्विसेज, अगर सप्लायर कोई स्पेसिफिक, कोई नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है किसी रेसिपिएंट को, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी सप्लायर की नहीं होती सर। उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रेसिपिएंट की होती है। तो यहाँ पर जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, मतलब सर बायर जीएसटी पे करेगा। सर हमें कुछ एग्जांपल दे दो सर इस चीज का, हमें कोई एक एग्जांपल दे दो सर इस चीज का। मैंने कहा सर देते हैं। अगर कोई भी एडवोकेट सर्विसेज देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, अगर कोई भी एडवोकेट सर्विसेज देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, और उस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर, कब की टर्नओवर सर? पिछले साल की टर्नओवर चेक करते हैं, इस साल की नहीं। अगर एडवोकेट सर्विसेज देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, और उस बिजनेस एंटिटी की पिछले साल की टर्नओवर एक्सीड कर जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, तो इस केस में जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी पे करता है अंडर आरसीएम। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या पढ़ाया? मैंने कहा सर
मैंने कहा सर आपने पूछा है एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन मैं कहता हूँ सर आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि कब कब ऐसा होता है जहां जहां पर रेसिपिएंट जीएसटी पे करता है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है सर हमें? सर आपको याद रखना है कि कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जहां पर सप्लायर जीएसटी पे कर जहां पर सप्लायर जीएसटी पे करता है टू द गवर्नमेंट, तो उस उन केसेस को बोलते हैं सर हम ना एफसीएम, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता, वहां पर रेसिपिएंट जीएसटी पे करता है टू द गवर्नमेंट। उन केसेस को बोलते हैं सर आरसीएम, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर क्या कोई ऐसा भी केस होता है, सर क्या कोई ऐसा भी केस होता है जहां पर ना तो सप्लायर जीएसटी पे करता है ना रेसिपिएंट जीएसटी पे करता है? मैंने कहा सर सोचिए, आप विजुअलाइज कीजिए सर, आप विजुअलाइज कीजिए चीजों को कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। जितना आप चीजों को विजुअलाइज करेंगे उतना आपका माइंड ओपन होगा सर, उतना आपका माइंड खुलेगा, और जितना आपका माइंड खुलेगा आप उतना ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। बढ़िए सर आगे बढ़िए सर। सर जनरली क्या होता है, सप्लायर जीएसटी पे करता है और कभी कभी क्या होगा, रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। सर क्या कोई ऐसा भी केस है जहां पर सप्लायर भी जीएसटी पे नहीं करेगा? ना ही वहां पर रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। तो सर उस केस में कोई और भी जीएसटी पे कर सकता है? हाँ जी। सर एक केस और आता है जहां पर क्या होता है सर, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो जीएसटी पे करती है टू द गवर्नमेंट। एग्जांपल दो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होती है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। थोड़ा सा और समझाओ सर। सर यहाँ पर सप्लायर अपनी सर्विसेज डायरेक्टली टू द रेसिपिएंट को नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो सप्लायर है वो अपनी सर्विसेज या फिर गुड्स को डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहा, बीच में एक थर्ड पार्टी आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। एक बार और समझाओ सर डिटेल में। सर एक सप्लायर है, मैं एक सप्लायर हूँ, मैं अपना सामान डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बेचता, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना सामान बेचता हूँ कस्टमर्स को। तो सर फ्लिपकार्ट हमारे मेरे और कस्टमर के बीच में फ्लिपकार्ट क्या बन गई सर, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, कुछ केसेस हम ऐसे भी पढ़ेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करती है। ठीक है सर आगे बढ़ो सर। अच्छा सर हमें ये बताओ सर, क्या हर एक सप्लायर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को? क्या हर एक सप्लायर जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर वो कौन सा सप्लायर होगा, वो कौन सा सप्लायर होगा जो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को? चलिए सर बात करते हैं इसकी। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। सर सेक्शन 22 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 22 के अंदर हम पढ़ेंगे सर
सेक्शन 22 के अंदर हम पढ़ेंगे टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। अगर किसी सप्लायर की टर्नओवर मतलब तो सेल्स, अगर किसी सप्लायर की सेल्स उस लिमिट को एक्सीड कर जाती है, जो लिमिट जीएसटी काउंसिल ने बताई है कि जी इतनी इतनी टर्नओवर आपकी हो जाती है अगर, और उसको क्रॉस कर जाती है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। वो कहां पर बात करते हैं सर? सेक्शन नंबर 22, दैट इज टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। सर सेक्शन 24 में क्या पढ़ते हैं? सर सेक्शन 24 में पढ़ते हैं हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर सेक्शन 22 में, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर सेक्शन नंबर 22 में गवर्नमेंट सप्लायर्स को बोलेगी कि सर आपकी टर्नओवर इस पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड कर गई है, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन सर कुछ केसेस हम ऐसे भी पढ़ते हैं जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि साहब आपके ऊपर तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको तो जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो केसेस पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 24 के अंदर। चलिए सर, सर आप हमें ये क्यों नहीं बता रहे कि सेक्शन नंबर 22 के अंदर टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन कौन लेता है, कब लेता है, किस तरीके से लिया जाएगा? सेक्शन नंबर 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन लेता है, किस तरीके से लिया जाएगा? चलिए जी बात करते हैं इस बारे में कि मैं आपको ये सब चीजें क्यों नहीं बता रहा। सर आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ जीएसटी। आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। कोई चैप्टर शुरू नहीं करना चाहता, कोई चैप्टर शुरू नहीं करना चाहता सर मैं आपके साथ। आज आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, जिसके द्वारा सर आप जीएसटी जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसके द्वारा जो आप जीएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सके कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जीएसटी की क्या है। ये लेक्चर हर पर्सन के लिए अवेलेबल है, हर पर्सन के लिए यूजफुल है सर। ये चैप्टर आप किसी को भी दिखाइएगा, हर उस इंसान को ये चैप्टर समझ आएगा जिसको बेसिक्स समझना है जीएसटी का। हम टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे कि जीएसटी में सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है, जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13 ऑफ आईजीएसटी दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं, सेक्शन नंबर 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट दैट इज टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी। हमसे टेक्निकलिटीज में तो जा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, हम सेक्शंस के अंदर तो जा ही नहीं रहे हैं कि वो सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है, इस चैप्टर के अंदर क्या है। हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स, बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से, कि जीएसटी के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी सप्लायर पे करता है, कभी कभी रेसिपिएंट पे करता है, कभी कभी ना सप्लायर पे करेगा, ना ही कभी कभी रेसिपिएंट पे करेगा। तो कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। सेक्शन नंबर 22 रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेस्ड होता है। सेक्शन नंबर 24 के अंदर पढ़ेंगे सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सर अगर आपको इनमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, शुरू करते हैं सर अगला कंसेप्ट। चलिए जी बात करते हैं सर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट के बारे में। सर इंट्रा स्टेट का मीनिंग क्या होता है?
देखिए जी, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अंदर। और इंटर स्टेट का मतलब होता है सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। कैसे सर? सर हम छोटे बच्चे थे सर, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम अपने मामा मामी नाना नानी के घर जाते थे। सर मेरे मामा का घर पड़ता है मेरठ सिटी के अंदर। तो सर हम सबसे पहले जाते थे दिल्ली के अंदर आईएसबीटी, दिल्ली के अंदर जाते सर आईएसबीटी, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। सर दिल्ली में जो आईएसबीटी है, यहाँ से हर राज्य की बस मिलती है, हर राज्य की बस मिलती है सर यहाँ से। तो सर ये क्या कौन सा टर्मिनल हो गया? ये इंटर स्टेट हो गया सर, इंटर स्टेट। यहाँ से हम जाते थे, हम रहते कहाँ पर सर? हरियाणा में। हम यहाँ से सबसे पहले जाते थे आईएसबीटी, आईएसबीटी बस टर्मिनल, वहां से जाते थे हम मेरठ सिटी, मेरठ शहर। तो सर ये आईएसबीटी है, ये इंटर स्टेट बस टर्मिनल। दैट मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य की बस मिलती है यहाँ पर। तो इंटर स्टेट का मतलब हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य में, और इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ सर विद इन द स्टेट। सर हमें समझ आ रही है आपकी बात कि इंटर स्टेट का मतलब तो होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। चलिए सर आगे बढ़िए। सर जीएसटी भी इंट्रा स्टेट, एक होती है सेल जीएसटी के अंदर इंट्रा स्टेट सेल, एक होती है इंटर स्टेट सेल। जब भी जीएसटी के अंदर इंट्रा स्टेट सेल होगी, विद इन द स्टेट सेल होगी, तो आपका जीएसटी लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्लस में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है सर। जब भी इंटर स्टेट सेल होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल होगी, तो उसको बोलते हैं सर आईजीएस, उसमें लगेगा जीएसटी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है सर। सर ये तो बिल्कुल मामूली डिफरेंस बताया मैंने आपको कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के अंदर एक मामूली डिफरेंस, कि अगर विद इन द स्टेट सेल होती है तो इंट्रा स्टेट जीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में। लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर सेल होगी तो इंटर स्टेट जीएसटी बोलते हैं, तो आईजीएसटी लगता है। लेकिन सर क्या हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल हुई तो आईजीएसटी लगा देंगे, अगर विद इन द स्टेट सेल होती है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा देंगे? सर ये तो बिल्कुल बेसिक है कि नॉर्मली मोटे दिमाग से सोचे तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल का मीनिंग ये होता है विद इन द स्टेट और एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। लेकिन जो ब्रॉड कंसेप्ट है इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट के बारे में, वो हम पढ़ते हैं सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। सर अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर कहां से आ गया? देखिए बच्चा, इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल अगर ऐसे नॉर्मली बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएं कि भाई एक स्टेट में ही सेल हुई है तो इंट्रा स्टेट हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल हुई है तो इंटर स्टेट हो गई, ऐसे नहीं बनती सर बात। ये तो मोटे दिमाग से सोचने के लिए बता दिया आपको मैंने कि
इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। लेकिन सर जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने कुछ चीजें बताई हमें सर कि इंट्रा स्टेट सेल कब बोलेंगे और इंटर स्टेट सेल कब बोलेंगे। तो सर हमें वो बता दो ना आप, आपने हमें ये क्यों बताया। सर ये बताना बहुत जरूरी था, जब तक आपको ये ना समझ आए तब तक आप अगली चीज को समझ ही नहीं पाओगे। कैसे सर। देखिए जी, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम, जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट के अंदर है, हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चेक नहीं करते। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चेक नहीं करते सर, हम चेक करते हैं व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट है तो इंट्रा स्टेट सेल होती है, उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में होती है तो सर इंट्रा स्टेट जीएसटी नहीं लगता, तो सर इंटर स्टेट जीएसटी लगता है, उस पर आईजीएसटी लगता है। ये है सर हमारा मेन कंसेप्ट। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे ये हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, हम अपने बेसिक कंसेप्ट को बना रहे हैं हम अपने। सर हमें कैसे याद रहेंगे ये कंसेप्ट, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सर, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप टॉपिक बना के उन चीजों को हेडिंग बनाइए टॉपिक में, और जो चीजें मैंने बोली एक बार समझिए उसे कि सर ने क्या बोला, कैसे बोला, और उन चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए सर। मेरी लिखी हुई चीजें आपको कम ध्यान रहेंगी सर, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए कि सर ने ऐसे बोला था, इसका मीनिंग ये हुआ, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों को रिलेट कर पाओगे। एक बार नोट डाउन कर लो सर इसको, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट के अंदर है तो इंट्रा स्टेट सेल होती है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट में होती है तो इंटर स्टेट सेल होती है, उस पर आईजीएसटी लगता है। नोट डाउन कर लीजिए सर एक बार। सर हमने नोट डाउन कर लिया, आप कहाँ रह गए सर। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी चीज सीखकर, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज सीखकर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे सर। सर अब क्या बताओगे आप आखिरी में। सर मैं आपको बताऊंगा कि हम जो अपना रिवीजन करेंगे जीएसटी का वो सीए इंटरमीडिएट के लिए करेंगे, मेन फोकस होगा सर हमारा सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो क्या सर हम सीए फाइनल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो हम सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे आपसे क्या वो सीए फाइनल वाले बच्चों को बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीए फाइनल के बच्चे भी इन रिवीजन वीडियोस को एज इट इज रेफर कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कॉमन टॉपिक्स। जितने कॉमन टॉपिक्स हैं सीए फाइनल के अंदर, सीए इंटरमीडिएट के जितनी कवरेज है सीए इंटरमीडिएट की, हम वो सभी टॉपिक्स कवर करेंगे सर।
तो सीए फाइनल के बच्चे भी इन रिवीजन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सर हमारा सीक्वेंस क्या होगा, आप हमें रिवीजन कराओगे तो सर हमारा सीक्वेंस क्या होगा रिवीजन का? सर हम कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस से नहीं चलेंगे कि इंस्टीट्यूट ने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखा है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है जीएसटी का, उसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के बारे में बात की है, उसके बाद चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर के बारे में बात की है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के बारे में बात करी है। मोस्टली टीचर्स, मोस्टली फैकल्टीज भी सर इसी सीक्वेंस में चीजें कराते हैं बच्चों को। लेकिन सर हमारा जो सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम जीएसटी की रिवीजन करेंगे जी। अब कोई कह सकता है कि जो पहली बार रिवीजन कर रहा है उसको तो बिल्कुल समझ आएंगी चीजें, क्योंकि हमने बच्चे को दिमाग में बैठाया ही नहीं कि पहले ये चैप्टर करना जरूरी था, पहले वो चैप्टर करना जरूरी था। सर मैं आपको जिस तरीके से चीजों को समझाऊंगा, आपका बिल्कुल बेस अगर जीरो भी हो ना तो भी चीजें आपको समझ आएंगी। बेशक से आपका सर बेस जीरो ही क्यों ना हो, हमारा मेन पर्पस होगा एग्जाम क्वालिफाई करना। एग्जाम क्वालिफाई करके फिर आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपनी हमसे या फिर किसी भी अदर फैकल्टी से ले सकते हैं। लेकिन जब हम क्लासेस में बात करेंगे जीएसटी सब्जेक्ट की तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, न इसके अलावा हमारा और कोई पर्पज नहीं होगा। हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं बताएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं बताएंगे सर। आवर मेन गोल क्या है सर? हमारा मेन गोल टू क्लियर एग्जाम विद गुड मार्क्स। सर हमारी कोशिश होगी कि 50 नंबर में से इंटरमीडिएट में हमारा जो जीएसटी सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स का है। सर हमारी कोशिश होगी कि तकरीबन तकरीबन हम 40 से लेके 45 तक नंबर लेके आए, और जो थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा वो 50 नंबर भी ला सकता है। लेकिन सर मैं कहता हूँ कुछ 10% का स्कोप आप छोड़ दीजिए कि 10% इंस्टीट्यूट गलतियां निकाल ही लेगा हमारी कहीं ना कहीं से। तो हमें 40 से लेके 45 मार्क्स तक की मिनिमम तैयारी करनी है अपनी जीएसटी में। अगर इसको 100 मार्क्स में डिवाइड किया जाए जीएसटी को, 50 नहीं, मैं बोलता हूँ 100 नंबर में, तो मैं कहता हूँ 80 से 90 नंबर की तैयारी करके मार्क्स लाने की तैयारी होगी सर हमारी। सर कम जीएसटी सब्जेक्ट हम पूरा करेंगे, लेकिन सर मैं कहता हूँ 10% का इंस्टीट्यूट को मार्जिन दे देते हैं कि 10% तो इंस्टीट्यूट कैसे ना कैसे करके काट ही लेगा। तो हमें पेपर में तो हम 50 नंबर का ही अटेम्प्ट करेंगे, जो जीएसटी का जो सिलेबस है हमारा वो 50 नंबर का है। लेकिन इंस्टीट्यूट अगर मैक्सिमम नंबर डिडक्ट कर भी ले तो 2 4 5 नंबर ही डिडक्ट कर पाए इंस्टीट्यूट। हमारी कोशिश होगी कि हम 45 नंबर स्कोर कर पाए मिनिमम, और सर आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है सर जीएसटी। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम जीएसटी को आपके साथ कवर करेंगे। इसी के साथ सर आज हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।